हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। एज यू कैन सी इन माय स्क्रीन, आज का टॉपिक ऑडिट ऑफ पीपी है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक, सब कोई को चाहिए होता है। एंड देयर इज ऑल्सो समथिंग रिटन हियर इन बोल्ड, थिंक लाइक एन ऑडिटर। सो धीरे धीरे मेरा ऑब्जेक्टिव आप लोग को यही बताना है कि एक ऑडिटर सोचता कैसे, मीन्स हाउ डज एन ऑडिटर थिंक लाइक। बिकॉज आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑडिट ऑफ पीपी, आज आप पीपी देख रहे हो, कल को बट आप ऑडिट करने जाओगे, आप मे बी इन्वेंट्री को ऑडिट करोगे, आप मे बी बोर्डिंग्स को ऑडिट करोगे, मे बी लोन्स को ऑडिट करोगे, पता नहीं कौन सा एरिया का ऑडिट करोगे, और वो वीडियो का कंटेंट शायद चैनल में अवेलेबल ही ना हो। तो फिर आप बोलोगे कि यार कैसे करें ऑडिट। तो ऐसा हर चीज आपने पहले से किया हो ऐसा तो होगा नहीं। बट एक ऑडिटर हर चैलेंजेस के लिए रेडी रहता है। एक ऑडिटर को वो सोचने का नजरिया होता है, वैसा सोचने का कि उसको कैसे इस चीज का ऑडिट करना है। हमेशा उसको यही जो चीज वो करता है या जो चीज वो सीख चुका है वो वाला एरिया नहीं आएगा, उसको बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट एरियाज आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आप समझो कि एक ऑडिटर सोचता कैसे है जब वो ऑडिट करने जाता है। सो दिस इज माई मेजर फोकस ऑन, ताकि ये फोकस आपका आ जाए तो आप कहीं भी फंसोगे नहीं। ठीक है। उसके अलावा मेरे को सिर्फ एक चीज बोलना है। मैं ये स्क्रीन में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि हमारा जो टीम है, हमारा ये जो चैनल है, इसका नाम है ऑडिट प्रैक्टिकली अ टीम एफर्ट। सो टीम एफर्ट क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर एज अ टीम सबको एफर्ट देना है। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है। ठीक है। सो मतलब आप लोग सबको जॉइंटली एफर्ट देना है। सो जॉइंटली एफर्ट इन द सेंस कि आई हैव ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ कंटेंट्स इन द चैनल। ओके, मतलब कि बट अब टाइम आ गया है कि आप लोग सब आर्टिकलशिप कर रहे हो, सब कहीं ना कहीं कुछ ऑडिट कर रहे हो। एवरी डे आप लोग बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे लर्न कर रहे हो। ठीक है। सो आप लोग को अब फ्रंट में आना है और आपको भी अपना लर्निंग्स को शेयर करना है। देखो, आप जितना आप शेयर करोगे ना, आपको उतना ही अच्छे से वो चीज समझ में आती है और आपके कंट्रोल में रहता है वो चीज, और भी बहुत अच्छा हो जाता है आपके लिए। हमेशा शेयरिंग इज केयरिंग का कोई लॉजिक से ही बोला गया है। सो इफ यू विल नॉट शेयर एंड एवरीथिंग, वी कैन नॉट बी सो सेल्फिश, राइट? वी नीड टू शेयर टू द वर्ल्ड एंड वी नीड टू हेल्प अदर्स। ठीक है। सो नाउ आई वांट रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि मेरे से यू कैन कनेक्ट विथ मी एट auditpractically@gmail.com और वो वेर एवर, और जो लोग ग्रुप्स में है वो तो मुझे मैसेज कर ही सकते हैं। बट कम फॉरवर्ड एंड टेक सम सेशंस। द नेक्स्ट वीडियो विच आई वांट टू गेट अपलोडेड विल बी ऑफ यू गाइज हु आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। सो दैट वाज वन मैसेज कि आप लोग आओ फ्रंट में। अब आप लोग सेशंस दो, आप लोग अपना लर्निंग्स को शेयर करो और हम लोग सब सीखेंगे। ऐसे ही करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो एक जन के एफर्ट से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। सो अब ज, जल्दी से मैं चलता हूँ कि आज ऑडिट ऑफ पीपी में हम लोग कैसे करेंगे ऑडिट। ठीक है। सो जैसा कि मैंने बोला कि हमें सोचने की, ऑडिटर सोचता कैसे, तो होता क्या है। आप ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपको एक फाइनेंशियल्स पकड़ाया गया, आपको स्क्रीन उतने अच्छे से दिख रहा होगा कि नहीं। सो ये जैसे कि बैलेंस शीट है, ये बस मैंने एक तो बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट लिया। ये रिलायंस का ही है बेसिकली, मैं दिखा भी दूंगा। सो यहाँ पर बहुत हेजी दिख रहा होगा बट एक पीपी दिख रहा होगा 292092, उसी का मैंने थोड़ा, ये बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट है सपोजिटली, और यही इसी का ऑडिट करना है आपको आज। ऑडिट ऑफ पीपी है। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में दिख रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2,92,092 करोड़, और उसी तरह प्रीवियस ईयर का दिख रहा है 297,854 करोड़। अब इसका एक ऑडिटर को बेसिकली वो क्या, अगर ये फिगर पे, ये फिगर वही यही फिगर रह जाता है तो मेरे बेसिकली वो क्या सर्टिफाई कर रहा है, वो बोल रहा है कि मीन्स ट्रू एंड फेयर व्यू है, मतलब ये फिगर मतलब सही है, ठीक ठाक है, मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है बट रीजनेबली एश्योर्ड दैट ये फिगर जो कंपनी के पास आज के डेट पे 2,92,000 का पीपी है, राइट? सो अब एक ऑडिटर कैसे ऑडिट करेगा? तो वो पहले बोलेगा कि यार चलो एक काम करते, ये तो पीपी आपने बोल दिया बट इसका थोड़ा डिटेल्स तो दो, क्या है आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में? गाड़ी है, बंगला है, लैंड है, शिप्स है, वेसल्स है, क्या है? ठीक है। सो इसीलिए कंपनी क्या करती है, इसके साथ एक नोट दिए, नोट नंबर 1, और नोट नंबर 1 कुछ इस तरीके का दिखता है, ऐसा। ठीक है। और वहां पर बोलते हैं देखिए हम बता दिए आपको, मेरे पास ये सारा डिटेल्स है। ये जो पीपी जो 2,92,000 जो हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर वो फिगर आ रहा है आपको, अगर स्क्रीन दिख रहा है 292092, तो वहां पर दिख रहा है ये फिगर, और यहाँ पर वो फिगर आ रहा है। और ये सारा मेरा आइटम्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है। ठीक है।
अब एक ऑडिटर का यहाँ से मेजर रोल चालू हो जाता है कि अब उसको, जो आपको अगर एरिया दिया गया है पीपी का, तो आपको ये बोलना है कि जो 2,92,000 जो कंपनी दिखा रही है वो कितना करेक्ट है, ठीक है। सो अब ऑडिट कैसे स्टार्ट करेंगे? तो देखो, अब बैलेंस शीट आइटम का जब भी, आप पहले भी शायद बहुत वीडियोस में बोला होगा, बैलेंस, अब इसमें अच्छा पहले इस शेड्यूल को देखते हैं। इसको ही बोला जाता है फिक्स एसेट शेड्यूल, एफए का शेड्यूल, ठीक है। और इसको आप शेड्यूल को अगर प्रॉपर्ली देखेंगे तो इसमें एक ग्रॉस ब्लॉक है, मतलब एसेट किस वैल्यू में खरीदा गया था, और एक डिप्रिसिएशन का, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, मतलब अभी तक कितना डिप्रिसिएशन हो गया और कितना डिप्रिसिएशन इस साल का चार्ज है, और ये दोनों को ये करने से लेस करके एक नेट ब्लॉक आता है। और ये इस ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी नेट ब्लॉक है, ठीक है, सॉरी। अब अगर हम देखेंगे तो ग्रॉस ब्लॉक में एक ओपनिंग बैलेंस आता है, एक एडिशन आता है, एक डिडक्शन आता है और एक क्लोजिंग बैलेंस आता है। मतलब ग्रॉस ब्लॉक में एक, मतलब कि मैंने एक पहले एग्जिस्टिंग एसेट सपोजिटली 100 रुपया का था लैंड में, उसमें 10 रुपया का एसेट ऐड हुआ, मे बी कुछ एसेट्स 2 रुपया का डिडक्ट हुआ और एक क्लोजिंग बैलेंस आया। उसी तरह अगर वो 100 रुपया का एसेट है तो उस एसेट्स के ऊपर पहले कुछ डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो एक ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आएगा, जो कि ये फिगर बता रहा होगा। उसी तरह वो जो 100 रुपया का जो एसेट है उसमें कुछ डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, प्लस जो एडिशन जो हुआ एसेट का उसमें कुछ डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। सो वो फिगर डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर में आएगा। और उसी तरह वो जो 2 रुपया का एसेट जो मैं बात कर रहा था कि जो डिडक्ट हुआ है, तो उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी कुछ डिडक्ट हुआ होगा। सपोजिटली वो 2 रुपया का एसेट ग्रॉस ब्लॉक था, उसमें 1 रुपया का डिप्रिसिएशन आज तक चार्ज हो गया है, तो वो 1 रुपया का डिप्रिसिएशन यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा और एक क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और ये ग्रॉस ब्लॉक माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन करने से आ जाता है नेट ब्लॉक, ठीक है। अब द थिंग इज दैट ऑडिटर अब ऑडिट करना शुरू किया, वो कैसे करेगा? सो आप देखो, फर्स्ट थिंग, हमेशा बैलेंस शीट आइटम में मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे कि जब एक ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस, तो आपको ये नंबर में बहुत ज्यादा दिमाग अभी लगाना नहीं है। अभी मैं फिगर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि नंबर्स को कैसे, नंबर्स का चेकिंग कैसे करें। तो अब ये जो लैंड जैसे दिख रहा है कि 38974 है, सो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा, पहले हम ये देखते हैं ये क्या, एज एट 1/4/2020, तो मतलब एज ऑन 31 मार्च 2020, इसका मतलब है कि ग्रॉस ब्लॉक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी 38974 दिख रहा होगा, 38974। तो उस केस में आप क्या क्या कर सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दीजिए, जो लास्ट ईयर हमने ही ऑडिट किया होगा, मे बी हम ऑडिटर हो सकते हैं, मे बी कोई और ऑडिटर हो सकते हैं, वहां से मैं ये नंबर सारा मिला लेता हूँ। ओपनिंग बैलेंस इसी को बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं कि कोई भी शेड्यूल चेकिंग करने जाओ बैलेंस शीट आइटम का, check last year opening balance from audited financial statements। बेसिकली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट से भी आप देख सकते हो। तो आप ये सारा नंबर्स का आपको एक एश्योरिटी मिल जाता है कि चलो 402983 जो टोटल है, अगर ये सारा को जोड़ते रहे तो ये सिर्फ पीपी का है, आरओयू एसेट्स का नीचे है, उसको मैं छोड़ दिया, अभी आरओयू एसेट्स का मैं बात नहीं कर रहा। तो ये फिगर ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस का नंबर्स को आपने चेक कर लिया। सिमिलरली अगर आप ग्रॉस ब्लॉक का ओपनिंग बैलेंस चेक कर सकते हो, उसी तरह आप डिप्रिसिएशन का भी, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वाला का भी ओपनिंग बैलेंस आप चेक कर सकते हो सेम तरीके से। तो ये दोनों नंबर्स, ये जो 12533 मतलब 402893 का ग्रॉस ब्लॉक था, ये तो लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 125 में भी दिक्कत नहीं है इन नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो फर्स्ट आपने ओपनिंग बैलेंस देख लिया। सेकंड आप क्या करोगे, सेकंड अब आते हैं एडिशन कॉलम में। तो ये कॉलम का आपको ठीक ठाक लग रहा है कि हाँ चलो नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारा नंबर्स ठीक से पुल हुआ है। सेकंड आते हैं एडिशन एंड एडजस्टमेंट कॉलम, ये जो एडिशन है। अब यहाँ पर मेजर कंसर्न्स आता है, मेजर वर्किंग्स आता है कि यहाँ पर दिखा रहा है कि 1 करोड़ का कोई लैंड खरीदा गया है, उसी तरह बिल्डिंग्स में 879 करोड़ का बिल्डिंग खरीदा गया है, प्लांट एंड मशीनरी में 3077 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा गया है। अब इधर पर क्या है, क्या करना है ऑडिटर को? सो इस केस में अब आप देखोगे तो ये बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी कैटेगरी में मैंने 3077 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, बट ये नहीं बता रहा है कि उसमें एक मशीनरी का ही दाम 3077 करोड़ था या बहुत सारे थे। मे बी मैंने कोई एक मतलब 3-4 बड़ा बड़ा मशीनरी था, कुछ 100 करोड़ का था, कोई 200 करोड़ का था, 300 करोड़ का था, ये नहीं बता, मतलब ये नहीं बता रहा है ये शेड्यूल। तो उस केस में हम लोग को चाहिए होगा फिक्स एसेट रजिस्टर। सो ये है शेड्यूल और वो होगा रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होगा, वो थोड़ा डिटेल्ड होगा, मतलब उसमें प्लांट एंड मशीनरी के कैटेगरी ऑफ एसेट्स दिए रहेंगे कि ये एसेट मैंने कुछ
प्लांट एंड मशीनरी में एक मशीनरी लिया, एक कंप्रेसर लिया, एक वेल्डर लिया, मतलब कुछ भी मशीन्स का नाम होंगे, और वो वैसे वैसे, या बिल्डिंग्स में, यहाँ पर एक मुंबई में एक घर, मुंबई में एक ऑफिस बिल्डिंग है, एक कर्नाटका में एक ऑफिस बिल्डिंग, एक बैंगलोर में एक ऑफिस बिल्डिंग्स है, बहुत सारे ऑफिस बिल्डिंग्स के नाम होंगे, और वो सब मैंने परचेज किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको चाहिए होगा फिक्स एसेट रजिस्टर। तो फिक्स एसेट रजिस्टर ये एक समरी टाइप का फिक्स एसेट समरी, एक तो मेरे पास सैंपल था फिक्स एसेट रजिस्टर का, तो जिसमें कि जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, इसका ग्रॉस, ओपनिंग है, एडिशन है, और ट्रांसफर है, जैसे मैंने बोला कुछ जब डिस्कार्ड होता है या डिस्पोजल होता है, और ग्रॉस क्लोजिंग, ये समरी है। बट समरी यहाँ पर भी था, हमें देखना है कि फिक्स एसेट रजिस्टर कैसा दिखता है, ठीक है। और फिक्स एसेट रजिस्टर कुछ इस तरीके से दिखता है कि ये देखिए, अब इसमें डिटेल्स आ गया है कि बिल्डिंग में, बिल्डिंग के कैटेगरी में ये सब है, गोडाउन है, वेयर हाउस है, सेल्स गोडाउन है, और सबका अलग अलग एसेट नंबर से आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो एक फिक्स एसेट रजिस्टर जब आप चेक कर रहे हो, तो उसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लेना कि उसका अलग अलग एसेट नंबर होना चाहिए, नहीं तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे किसी एसेट को, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस शीट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। एक एसेट नंबर है, एसेट का डिस्क्रिप्शन है, क्लास है, ये एसएपी के लिए होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर का भी कंसेप्ट मैंने समझा दिया है। अच्छा, फिक्स एसेट रजिस्टर्स को कैसे डाउनलोड करते हैं एसएपी में, ये भी मैंने दे दिया, तो ये वीडियो है एक। डिप्रिसिएशंस को भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों का वीडियो अलग से बना हुआ है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। सो एसेट हो गया, एसेट का कॉस्ट सेंटर दिया हुआ है, किस कॉस्ट सेंटर में किस डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है, कैपिटलाइजेशन डेट है, ठीक है, कि किस डेट पे ये कैपिटलाइज हुआ था, क्या उसका ओरिजिनल कॉस्ट था, उसमें कुछ रिवैल्यूएशन हुआ है कि नहीं। आपको पता होगा अभी इंडिया 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल वाला कंसेप्ट भी है, कि अगर किसी एसेट्स को हमको रिवैल्यू करना है तो फिर उसमें फिर रिवैल्यूएशन हुआ तो उसका ग्रॉस ओपनिंग बैलेंस चेंज हो गया। उसी तरह फिर ट्रांसफर का कॉलम्स है, एडिशन, रिटायरमेंट, जो भी हो, ट्रांसफर का बहुत सारा कॉलम है, और ग्रॉस क्लोजिंग आ जाता है। उसी तरह फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग है, रिवैल्यूएशंस का कुछ एडजस्टमेंट्स है, फिर से तो फिर से फाइनल एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ओपनिंग आता है आफ्टर रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, और डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट हो रहा है, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्लोजिंग, ठीक है। और फिर नेट ब्लॉक आ जा रहा है, और यूजफुल लाइफ दिया हुआ है एसेट्स का, ठीक है। तो ये सारा कॉलम्स है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि बेसिकली कि हम लोग ने ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी चेक कर लिया है, अब हम एडिशंस में आए। अब हम एडिशंस में हमारा क्या रोल है। सो एडिशंस में हमारा ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा ये नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर एडिशंस है, तो मैं पहले तो एक बार फिल्टर ले लिया कि एक बार फिल्टर में देखते हैं कि क्या क्या एडिशंस है। ऐसे करके मैं देखा कि अच्छा, इतना बड़ा एसेट रजिस्टर है, एडिशंस इतना, सपोजिटली इतना सारा आइटम्स है। अब इसमें मे बी 50 आइटम्स होगा, मे बी 100 आइटम्स हो गए, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा कि मेरे को सब कुछ ही देखना है, ऐसा नहीं है। तो मैं अपना सैम्पलिंग करूंगा, ठीक है। तो सैम्पलिंग में कैसे कर सकता हूँ, आप कुछ भी तरीके से कर सकते हैं, रैंडम वैंडम, लेकिन जैसे मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि जैसे यहाँ पर एडिशन है, तो मैं ये डेटा को ना सपोजिटली लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके एक बार थोड़ा सजा लेता हूँ, बेसिकली मैं करता हूँ जनरली। और क्या होता है कि छोटा छोटा नंबर्स नीचे चला जाता है, बड़ा बड़ा नंबर्स ऊपर रह जाता है। अब वो जो बड़ा नंबर्स है, सपोजिटली मैंने एक ब्लॉक बना लिया कि 50 लाख से 1 करोड़ का अगर कोई ये आएगा, तो उसमें मैं 5 सैंपल सिलेक्ट करूंगा। उसी तरह 10 लाख से 50 लाख कुछ आइटम्स आता है, जो जो एसेट्स आता है, उसमें मैं सपोजिटली 3 सैंपल सिलेक्ट करूंगा। और अगर मतलब 1 से 10 लाख के बीच में मैं 2 सैंपल सिलेक्ट करूंगा। तो ऐसा, तो इसी को शायद वो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बोलते हैं, एक बार चेक कर लेना, मतलब ब्लॉक सैम्पलिंग या स्ट्रैटिफाइड ऐसा बोलते हैं। सो मैं ऐसा टेक्निक यूज करता हूँ। आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप वैसा टेक्निक यूज करो। तो पहले तो आप सैंपल बना लो कि आपको एडिशंस में कौन कौन सा इनवॉइसेस, कौन कौन सा को थॉरोली देखना है। अब आप उसको डिटेल में चेक करोगे। तो आप डिटेल में क्या चेक करोगे, ऑब्वियसली पहले बात तो अगर बहुत बड़ा मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो कंपनी का बोर्ड अप्रूवल भी होता है। आप देखते हो बहुत बार न्यूज में भी आता है कि दिस कंपनी हैज प्रपोज्ड अ कैपेक्स प्लान ऑफ दिस मच, ये वो। बट उतना दूर में नहीं जाएंगे हम लोग, मतलब ऑल पीओ से स्टेज से भी चेक कर सकते हैं कि उसका पीओ बना होगा, उसका परचेज रिक्विजिशन होगा, पीओ होगा, अप्रूवल होगा, कंपेरेटिव्स होगा। जैसा परचेज का, आप परचेज का कोई वीडियो देखोगे मेरा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि मतलब एक आइटम खरीदने पे क्या क्या डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं। परचेज रिक्विजिशन होता है, पीओ होता है, उसके बाद कंपैरेटिव्स होते हैं, मतलब सॉरी, पीओ के पहले कंपैरेटिव्स होते हैं,
और उससे भी पहले रेट फॉर कोटेशंस लिया जाता है सबसे पार्टी वार्टी से, और ये सब करके एक आइटम खरीदा जाता है, ठीक है। एक फिर जीआरएन बनता है, और उसके बाद वो आइटम इशू हुआ तो वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया। तो ये तो हो गया नॉर्मल आइटम, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, या फिर कुछ भी छोटा मोटा फर्नीचर्स हो गए। लेकिन कुछ कुछ आइटम्स होगा कि बहुत ज्यादा मतलब बड़ा आइटम होगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, जैसे बड़ा बड़ा मशीनरीज हो जाएगा जिसको 1-2 साल लगता है। उस केस में आपको और भी डिटेल्स में देखना है कि उसमें उसमें आपको इंड एएस को 16 को, इसलिए आपको जब ऑडिट करो तो आपको एएस का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो एएस में क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड करना है, उसमें स्टाफ का कॉस्ट आएगा क्या, अगर उस एसेट कुछ एसेट बना रहे हैं उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट किए वो क्या उससे लेस करेंगे क्या, अगर कुछ उससे उसमें कुछ बोर्डिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है तो वो वाला क्या बोर्डिंग कॉस्ट इसने क्लाइंट ने जोड़ा है क्या। तो आप जो चीज पढ़ते हो ना वो हर चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है, तो आपको वो चीज क्लैरिटी रखना है कि ये सब चीज को देखना है। जैसे मैंने स्टाफ कॉस्ट बोला, कभी कभी अभी इंडिया 16 में मैं भी पढ़ रहा था कि एक ये है कि फाइनेंस कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंस तो नहीं मिल गया, कि कंपनी को मतलब नॉर्मली पेमेंट टर्म्स 2 मंथ्स का होता है, बट अगर कंपनी को पेमेंट टर्म्स 2 इयर्स का मिल गया, उसके जगह वो 5 लाख ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो वो बहुत बड़ कंपनी क्या कर सकता है कि वो 5 लाख को एज अ पीपी का कॉस्ट में चार्ज कर देगा, बट वो पीपी का कॉस्ट में नहीं जाएगा, वो एज अ फाइनेंस कॉस्ट जाता है। तो ये सारा चीजें आपको देखना है, आपको सारा डॉक्यूमेंट्स देखना है, ठीक है। सो आपको क्लैरिटी मिल गया कि एक एसेट का एडिशंस में आपको आप कैसे सैंपल बनाओगे, और कैसे उसका डॉक्यूमेंट्स को चेक करोगे। सो और इसके साथ मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा, आप जब पीपी का शेड्यूल देखते हो तो आप पीपी का शेड्यूल से पहले ना, जो पीपी चेक करता है वो उससे पहले सीडब्ल्यूआईपी चेक कर लेता है। तो सीडब्ल्यूआईपी में क्या होता है, ये डिप्रिसिएशन वाला जो एरिया है ना ये नहीं रहता है, ऑलमोस्ट ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ओपनिंग बैलेंस होगा, एडिशन होगा, डिडक्शंस होंगे, एंड एज एट ये होंगे। तो उसमें क्या होता है, तो जब वो जो डिडक्शंस होता है ना वो बेसिकली वो ट्रांसफर्स होता है, ट्रांसफर टू पीपी। तो जो सीडब्ल्यूआईपी देख लेता है तो वो जो डिडक्शन देख लेता है तो उसको पता चल जाता है अच्छा ये वाला एसेट सारा मूव करके अब पीपी में जा रहा है, क्योंकि वहीं पर ही वो सारा कॉस्ट देख लेता है। क्योंकि आपका अगर 2-3 साल लग रहा है कि एसेट बनने में, आप सीडब्ल्यूआईपी के एक्सपेंडिचर में पहला साल गए ऑडिट करने तो उस साल में भी कुछ खर्चा देख लिए एक एसेट को बनने में, नेक्स्ट ईयर गए तो उसमें कुछ और खर्चा ऐड हुआ, उस दिन देख लिया, और फिर थर्ड ईयर में जाके वो खर्चा ट्रांसफर हो गया। तो आप थर्ड ईयर में जाके जब वो पैसा एडिशन में पीपी में आया तो आप पूरा 3 साल का डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते हैं, आप सीडब्ल्यूआईपी इसलिए हर साल चेक करते रहते हैं। तो आपने उस साल का जो रिलेटेड खर्चा, जो स्टाफ कॉस्ट है और जो भी कॉस्ट है जो उस उस एसेट को बनने में ऐड होना चाहिए वो सारा आप साइमल्टेनियसली चेक करते रहते हैं। तो आपको रिकमेंडेड है कि जब आप पीपी देख रहे हो और उस कंपनी का सीवीप है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो आप सीवीप को देख लो। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बेसिकली यही होता है जो एसेट्स को हम लोग कैपिटलाइज नहीं किए हैं, बिकॉज वो अभी भी कंस्ट्रक्शन फेज में है, वर्क इन प्रोग्रेस है बेसिकली। सो आपको एक ओवरव्यू मिल गया। तो हम लोग ने क्या क्या अभी बात कर लिया, ग्रॉस ब्लॉक कैसे चेक करता है वो बात कर लिया, एडिशंस कैसे चेक करते हैं वो बात किया, ठीक है, कि एडिशंस को आप कैसे देख सकते हैं। एडजस्टमेंट्स में मैं बाद में आ रहा हूँ, अभी मैं आता हूँ डिप्रिसिएशन में। डिप्रिसिएशन का भी ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक कैसे चेक करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इसमें आप क्या करोगे, अब आपको ये नंबर्स चेक करना है कि ये 900, तो आपने यहाँ पर जैसे 4264 में एक ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का वैल्यू लेके चेक कर लिया कि हाँ हाँ इतना वैल्यू का एसेट्स, तो मैंने देखा सारा डॉक्यूमेंट्स ठीक है, कुछ मेरे को गलती नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आप डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर में है, डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर में अब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो मैंने आप लोग को डिप्रिसिएशन का एक वीडियो है जिसमें मैंने डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला, डिप्रिसिएशन कब लगता है, मतलब कैसे एसएलएम में डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डब्ल्यूडीवी में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा बताया है, ठीक है ना। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए आप जब एडिशन, अच्छा हाँ एक चीज और मैं मिस कर रहा हूँ, जब आप एडिशन चेक करोगे ना तो आपने तो डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट सारा देख लिया, उसके साथ साथ ना आप थोड़ा बहुत उसका कुछ कुछ एसेट्स का लाइफ भी चेक करते रहना साइमल्टेनियसली, और लाइफ मिलता है शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, आप गूगल करके देखना, ज्यादा मैं दिखाऊंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। सो आप गूगल करके देखना, शेड्यूल 2 होता है कंपनीज एक्ट का, वो बताता है कि एक एसेट्स का पीपी का कितना लाइफ होगा, लैंड बिल्डिंग्स का कितना लाइफ होगा, व्हीकल्स का कितना लाइफ होगा, वो सारा बताता है, तो वो भी चेक करते रहना। तो फिर आपको डिप्रिसिएशन जब आप चेक करोगे तो उसमें इजी होगा। सो फिर आप जैसे कि डिप्रिसिएशन जब आप चेक करने जाओगे तो आपके पास आराम से पहले तो
इस साल के एसेट्स में जो एडिशन है उसका डिप्रिसिएशन पहले इजीली चेक कर लेना। तो इस साल का जैसे यूजफुल लाइफ 15 साल है तो स्ट्रेट लाइन है, तो आप एक तो टर्मिनल वैल्यू रखकर एसएलएम बेसिस में पूरा कैलकुलेट करके देख लेना और प्रोपोर्शनेट कर देना, अगर वो मिड ईयर में हुआ है या फिर 100 डेज का एसेट है या 180 200 डेज का है, तो प्रोपोर्शनेटली करके डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट कर लेना। सिमिलरली अगर पुराना भी एसेट्स है तो अगर एसएलएम मेथड है तो ग्रॉस ब्लॉक पे ही हो जाएगा, अगर डब्ल्यूडीवी मेथड है तो आपको डब्ल्यूडीवी वैल्यू पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। डिप्रिसिएशन को भी आप मतलब कि बगल में, जैसे यहाँ पर भी मैंने करने का कोशिश किया था कुछ कि फॉर्मूला लगा के मैं करने का कोशिश किया था, तो इसी के बगल में आप एक फॉर्मूला इंसर्ट कर लो एसेट रजिस्टर के बगल में, और एक फॉर्मूला को देख लो कि पहले एसएलएम है कि डब्ल्यूडीवी। एसएलएम और डब्ल्यूडीवी आपको कंपनी का अकाउंटिंग पॉलिसी में लिखा रहता है, ठीक है, कि एसएलएम है कि डब्ल्यूडीवी, और ऐसे करके आप चेक कर सकते हो कि डिप्रिसिएशन सारा एरिथमेटिकली सब सही कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं। मैंने एसएपी में कैसे डिप्रिसिएशन को चेक किया जाता है, और मतलब एसएपी में डिप्रिसिएशन कहाँ दिखता है, प्लान वैल्यूज, पोस्टेड वैल्यू, सब कुछ बताया, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन, देयर इज अ सेपरेट वीडियो फॉर डिप्रिसिएशन। और इधर पर आप फंसोगे भी, कुछ एसेट जो 1/4/2014 से पहले है वहां पर डिप्रिसिएशन सही से कैलकुलेट होगा नहीं, वो फिगर सही नहीं आएगा। प्लस मैंने एक अभी रिसेंटली टेलीग्राम में ये भी पोस्ट किया था कि रिवैल्यूएशन के केस में अभी का स्टैंडर्ड्स बोलते हैं क्या बोल रहा है कि कैसे उसका डिप्रिसिएशन किस में चार्ज होगा, ठीक है। सो वो सब आप एएस का थोड़ा नॉलेज रखना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम, तो आप डिप्रिसिएशन ऐसे ही चेक कर सकते हो, मतलब एसेट्स, तो अभी जब एडिशंस देख रहे हो तो एडिशंस में यूजफुल लाइफ चेक कर लिए आप, मतलब ओपन वैसे आपको यूजफुल लाइफ मतलब लाइफ क्या लिया गया है, ओपनिंग जो ग्रॉस ब्लॉक है उसका चेक करने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा मैनिपुलेशन होने का कम चांसेस होता है। बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप फिर भी कुछ सैंपल बेसिस में चेक कर सकते हो कि ओपनिंग जो आइटम्स है उसका यूजफुल लाइफ तो सही लिया हुआ है। एडिशन का तो आप देख ही रहोगे, देख रहे होगे क्योंकि वो आपके पीरियड में आ रहा होगा। ओपनिंग का भी आप चेक कर सकते हो, और डिप्रिसिएशन आप ऐसे ही एक फॉर्मूला लगा के आप फिर पुल करके देख लेना पूरा एक्सेल शीट में कि वो डिप्रिसिएशन सही से कैलकुलेट हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैंने इस कॉलम का भी बात कर लिया डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर में। अब मैं आता हूं बेसिकली डिडक्शंस एंड एडजस्टमेंट्स में। सो ये क्या होता है, आपको पता है बहुत बार एसेट्स को कुछ कुछ एसेट्स को हम लोग डिस्पोज ऑफ कर देते हैं या डिस्कार्ड कर देते हैं। तो एक एक होता है कि सेल कर दिए एंड एवरीथिंग, तो सेल करते हैं, या फिर एक होता है कि मतलब उसको सेल करेंगे अभी कुछ दिन बाद जाके से, अभी सेल नहीं किया एसेट रजिस्टर से उसको हटा देते हैं, बट उसको फ्यूचर में जाके 1-2 महीना बाद सेल करेंगे। सो दोनों में टर्म प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो ऐसे ही नहीं एसेट को रजिस्टर से हटाते हैं, जनरली सॉरी कंडेमनेशन पॉलिसी बनता है, कंडेमनेशन पॉलिसी, ठीक है ना, कि इसको कंडेम करना है, इसको हटाना है मेरे को। तो मतलब कुछ लोग जाते हैं एसेट्स को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि ये सब एसेट्स और यूज की कंडीशन में ही नहीं है, चेयर टूटा हुआ है या फैंस अब यूज नहीं है, ऐसा चीज है। सो और वो सब एसेट्स को लोग ये करते हैं, मतलब कि उसको फिर उसको हटाना है हम लोग को एसेट्स, तो वो पूरा लिस्ट बनाते हैं कि ये सब एसेट्स, या फिर ये सब एसेट्स है ही नहीं, आज के डेट में फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया, देखा गया कि एसेट ही नहीं है, तो ये एक लिस्ट बनता है कि ये सब एसेट्स चाहे तो खराब हो चुके हैं, और वो सब जाता है बोर्ड्स में, एमडी वेमडी के अप्रूवल में, कि ये देखिए लिस्ट है, ये व्हीकल है, इसका ग्रॉस ब्लॉक इतना था, इसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इतना है, इसका डब्ल्यूडीवी इतना है, ये बिल्डिंग है, या फिर बिल्डिंग तो छोड़ो, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, इतना सारा एक लिस्ट बनता है बेसिकली, और वो लोग और बोर्ड के लिए अप्रूवल में जाता है, प्लीज अप्रूव फॉर डिस्कार्डिंग ऑफ द मटेरियल्स, मतलब कि इसको हमको कंडेम करना है, इसको हम लोग को एसेट रजिस्टर से हटाना है। सो आप जब डिडक्शंस एंड एडजस्टमेंट देख रहे हो तो आप ये कंडेमनेशन पॉलिसी देख सकते हैं बेसिकली, कि ऐसा कोई पॉलिसी अप्रूवल लिया गया है कि नहीं। उसके अलावा आप ऑब्वियसली सेल, अगर वो सेल होता है वो एसेट्स, तो आप उसका सेल का डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, उसका इनवॉइसेस देख सकते हैं। अब ये भी देख सकते हैं कि किस बेसिस में उसने प्राइसिंग डिसीजंस किया था, क्या उसने कोई टेंडर फ्लोट किया था, क्या सपोजिटली कुछ फर्नीचर बेच रहे हैं, तो ऐसे ही मन किया कि ए बी सी में ए को बेच दिया, मतलब कि सो मतलब कुछ कोटेशंस लिया होगा, मे बी ये फर्नीचर मेरे को बेचना है, ए बताओ कितना दोगे, बी बताओ तुम कितना दोगे, सी बताओ तुम कितना दोगे। सो ऐसे किया जाएगा, तो ये सब प्रोसेसेस और इनवॉइसेस आप चेक कर सकते हैं। सो अब याद रखना कि जब आपका डिडक्शंस एंड एडजस्टमेंट्स आता है यहाँ पर, ठीक है, सो उसमें एक चीज और है, जब मतलब डिडक्शंस एंड एडजस्टमेंट्स आएगा, सो उसमें एक बहुत अच्छा चीज आएगा, तो ये अगर सेल होता है
तो आपको ऑटोमेटिकली गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आता है। तो आप कोई भी एनुअल रिपोर्ट में जनरली देखोगे तो जहां पर आपका डिडक्शंस एंड एसेट्स आता है, क्योंकि सपोजिटली एक चीज का ग्रॉस ब्लॉक है 100 रुपीज और एक चीज का और उसी एसेट का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन सपोजली 80 रुपीज है, और ये अब सेल हो रहा है, ठीक है। तो सेल हो रहा है तो चाहे तो ये 20 रुपया में अगर सेल हुआ तो ठीक है, कोई गेन, क्योंकि इसका कैरिंग वैल्यू 20 रुपया है तो कोई गेन लॉस नहीं। बट अगर ये 30 रुपीज में सेल हुआ तो ऑब्वियसली 10 रुपीज का गेन और लॉस आता है। तो अब यही चीज आप अब रिलायंस इंडिया का एनुअल रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। यहाँ पर तो आप देख ही रहे हो कि ये उसी का है, और इसका 138 नंबर पेज में है, मैंने देखा था। सो वन अदर एक्सपेंसेस में आता है, तो अदर एक्सपेंसेस में आप जाओगे और सॉरी तो यहाँ पर दिख रहा होगा अदर एक्सपेंसेस में। आई डोंट नो कितना स्क्रीन विजिबल है, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। सो स्टोर्स, ये वो इंश्योरेंस, और यहाँ पर आप देखो लॉस ऑन सेल डिस्कार्ड ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहाँ पर छोटा दिख रहा होगा, आप बाद में इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। सो ये तो ऐसा हर एनुअल रिपोर्ट में होगा। तो आप साइमल्टेनियसली इसको बोलते हैं क्रॉस मिलाना, कि आपने एसेट शेड्यूल में जो चीज देखा और उसको फिर आपने क्रॉस टैली किया कि अच्छा उसका एक लेख फ्लो कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में भी, ठीक है। मैं क्रॉस मिलाने पे और भी आगे जाके भी बात करूंगा, ठीक है ना। बट आपको एक रफ आइडिया मिल रहा है कि कैसे कैसे आप चीजों को टैली करते जा रहे हैं। सो मैंने आपको ग्रॉस ओपनिंग, एडिशंस बता दिया, डिडक्शंस बता दिया एज एट 31st। तो अब ऑटोमेटिकली एरिथमेटिकली ये एज एट 31st मार्च का बैलेंस आएगा। और सिमिलरली डिप्रिसिएशन के केस में भी एरिथमेटिकल है कि ओपनिंग बैलेंस है फॉर द ईयर, आपको बता दिया कैसे चेक करना है, आपको फॉर्मूला लगा के चेक करना है, यूजफुल लाइफ को शेड्यूल 2 से कंपेयर करना है, ठीक है। और डिडक्शंस देखना है एज एट 31st मार्च आएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट, अब कुछ अब धीरे धीरे और एज एट 31st मार्च का बैलेंस आ जाएगा और नेट ब्लॉक आ जाएगा। अच्छा, अब मैं इंपॉर्टेंट कुछ पैरामीटर्स दूंगा जो अब हम लोग मिस करते हैं। अब बहुत बार क्या होता है एडिशंस में, ठीक है ना, एक अच्छा ऑब्जर्वेशन निकलता है। सपोज आप कहीं गए और आपने देखा कि एक कोई फैक्ट्री था जहां पर बहुत सारा फैंस चेंज हुआ सपोजिटली, ठीक है, मतलब 50 फैंस लगाया गया। सो आप क्या करते हो, आप जाते हो, आप इनवॉइस देखते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का इनवॉइस देख के, हाँ हाँ, या फिर कोई बड़ा माउस वाउस बहुत सारा कंप्यूटर्स लगा गया या 4-5 कंप्यूटर्स लगा गया, तो आप वो देखते हो और आप बोलते हो हाँ हाँ ठीक है, ये सब इनवॉइसेस ठीक है, डिप्रिसिएशन भी मैं कैलकुलेट कर गया। जो आप मिस करते हो, आपको ना क्लाइंट को उस समय पूछना चाहिए, अच्छा ये जो फैंस थे, ये जो फैंस आपने लगाया, या फिर ये जो कंप्यूटर यहाँ पर जो लगाया, या फिर ये टेबल जो यहाँ पर लगाया आपने, इससे पहले कोई टेबल या इससे पहले कोई फैन ये सब नहीं था क्या? तो वो अगर चाहे तो बोलेगा था, या फिर बोलेगा नहीं था। अगर नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर था तो आपको देखना है कि वो कहीं वो एसेट रजिस्टर में अभी भी पड़ा हुआ तो नहीं है। सो ये भी मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो बहुत जन मिस कर जाते हैं कि ये, तो आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो आप ऐसा टाइप का सिनेरियोस बना के डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया था, मैंने तो ऐसा ऑब्जर्व किया था। और इसीलिए आप देखोगे इंडिया 16 में एक तो रिप्लेसमेंट का भी है कि कुछ कुछ बहुत बार होता है कि जैसे कि सपोजली एयरक्राफ्ट है और एयरक्राफ्ट में सीट्स है, सीट्स का यूजफुल लाइफ अलग है, एयरप्लेन का इंजन का यूजफुल लाइफ अलग है। तो सपोजली सीट्स चेंज हो रहा है, ठीक है, 5 इयर्स बाद सीट्स चेंज हो रहा है या 10 इयर्स बाद सीट्स को चेंज करना है, तो नया सीट्स जो आया उसका कॉस्ट तो आपने ऐड कर दिया, बट पुराना सीट का जो वैल्यू जो एसेट रजिस्टर में है उसको आपने हटाया क्या, वो मेक श्योर करना बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने तो पूरा चीज को उसको निकाल दिया, तो वो तो अब है नहीं वो एसेट का पार्ट। सो ये आप जरूर से देखना। तो आई होप आपको ये शेड्यूल के बारे में क्लैरिटी मिला, एफएआर के बारे में क्लैरिटी मिला कि कैसा दिखता है और कैसा होता है, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, अब मैं क्या क्या मिस कर गया ये सारा। तो ये देखो, ये तो मैंने आपको एरिथमेटिकली सब कुछ दिखाया, बताया कि हाँ फिगर्स वाइज तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, इनवॉइसेस भी चेक किया। बट आपने सपोजिटली अब आपने लैंड देखा, लैंड का इनवॉइसेस देखा, ठीक है ना। सो बट आपको पता चला कि वो लैंड कंपनी के नाम पे ही नहीं है सपोजिटली, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि लैंड का टाइटल डीड चेक करो कि भले ही कंपनी के नाम पे है तो, सो वो आपको चेक करना है। वो सब केसेस में बहुत बार वो नहीं होती है, ठीक है ना। सो सिर्फ इनवॉइसेस देखने से काम नहीं चलता, कुछ कुछ स्पेसिफिक एसेट्स के केस में आपको देखना पड़ता है कि टाइटल डीड्स वगैरह है कि नहीं। और अभी इसलिए शेड्यूल 2 में चेंज ये भी आया है, अमेंडमेंट भी आया है, और उसमें बोला गया है कि अगर नहीं है या फिर प्रमोटर के नाम में है
तो ऐसे करके डिस्क्लोजर्स जो टाइटल रील किसके नाम पर है, ये नया चेंज आया है, तो अगर आपसे कोई पूछे अमेंडमेंट्स के बारे में तो आप वो भी बोल सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट चीज। उसके अलावा तो ये जैसे कि एसेट के बारे में हो गया कि टाइटल डीड्स वगैरह कंपनी के नाम पर है कि नहीं, ठीक है। उसके और क्या, अच्छा कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। अच्छा एक बार मैं कंप्लीट करता हूँ धीरे धीरे। अच्छा इसके अलावा आपने ये एसेट्स को सब कुछ इनवॉइसेस इनवॉइसेस में देखा, ठीक है ना, बट आपने इसको फिजिकली देखा क्या? आपको कुछ कुछ एसेट्स को फिजिकली भी देखना है कि एक्चुअल में एसेट आया तो, कि खाली मैं बिल्स ही देखे जा रहा हूँ कि हाँ ये कंप्यूटर खरीदा, पंखा खरीदा, ये खरीदा, एक्चुअल में लगा तो, एक्चुअल में है तो आपका ड्यूटी बनता है जब एडिशंस हुआ है या फिर जो एग्जिस्टिंग एसेट्स भी है। इसलिए मैं बोला कि मैंने ग्रॉस ये जो ओपनिंग बैलेंस को जो मैं लास्ट ईयर को ऑडिटेड से मिलाया, तो मैंने तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस मिलाया, मैंने तो फिगर्स को मिलाया, लेकिन एक्चुअल में अब उधर पर बिल्डिंग दिख रहा है या फिर एक तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस में एक तो मे बी वॉशिंग मशीन दिख रहा हो, जाके मैं देखा एसेट रजिस्टर में वॉशिंग मशीन लिखा हुआ है, और फिर मैं जाके देखा तो मैं देखा कि है ही नहीं वॉशिंग मशीन, ठीक है ना। सो आपको फिजिकली भी कुछ कुछ एसेट्स को देखना है, और इसीलिए कंपनीज को बोला गया है, आप देखोगे कारों में एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होता है कि शायद एसेट्स के केस में 3 इयर्स, मतलब आपको हर साल ही एसेट्स में फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, ताकि आपका बहुत बड़ा कंपनी है तो मे बी 3 साल में एटलीस्ट टोटल आपका जितना एंटायर एसेट्स है उस वो कवर हो जाए। सो आप तो मतलब अगर वो बोल रहा है कारों का रिक्वायरमेंट है सपोजिटली, तो आपका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप वो फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट को भी देखो। तो आप समझ रहे हो आप कैसे, मतलब आप थॉट प्रोसेस आप लगा पा रहे हो ना कि हम कैसे सोचते हैं। जो जो मेरे पास जो जो ये तो हो गया कि मैंने फिगर्स को देखा, उसके अलावा और मैं थॉट प्रोसेस लगा रहा हूँ धीरे धीरे और सोच रहा हूँ कि और क्या हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, या व्हाट आर माय अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। सो माय अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आर की कारो वाला रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए मैं वो देखूंगा फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट। उसमें फिर ये भी लिखा रहता है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज ऑब्जर्व हुआ है, सो उसको कैसे ये लोग ने डील किया, तो अगर कुछ एसेट्स नहीं मिला तो उसको ये लोग ने कंडेम किया, या फिर उसने उसको लोग ने बोर्ड्स का अप्रूवल लेके उसको राइट ऑफ किया कि नहीं, एसेट्स को एसेट रजिस्टर से हटाया या नहीं, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट आता है, आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि कंपनीज को अपना बोर्डिंग्स के नीचे, यहाँ पर भी होगा बोर्डिंग्स के एसेट्स के बोर्डिंग्स के नीचे देना पड़ता है कि सॉरी कहाँ है, हाँ एसेट्स का बोर्डिंग से नीचे कि कोई एसेट आपने मॉर्गेज में दिया है क्या, ये चीज का रिक्वायरमेंट होता है। सो जैसे कि मैं रिलायंस का भी देख रहा हूँ, सो यहाँ पर बोर्डिंग्स में आते हैं, हाँ देखिए ये मैं बोर्डिंग में आया, ठीक है। सो आई होप दिख रहा हो यार, बड़ा क्यों नहीं आ रहा है, हट जा एक सेकंड, हाँ सॉरी। सो आप देखो बोर्डिंग्स में नीचे में दिया गया है कि नील प्रीवियस ईयर 500 आर सिक्योर्ड बाय आवर फर्स्ट ऑन इमूवेबल सिचुएटेड एट जामनगर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर डिबेंचर्स के ऊपर दिया गया है कि जो डिबेंचर्स है वो मेरा मॉर्गेज लिया गया था, इस बार नील है, लेकिन प्रीवियस ईयर 500 करोड़ था जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज था, इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरा जामनगर में था, उसके अगेंस्ट में मॉर्गेज दिया हुआ है। उसके जगह और भी लिखा हुआ है कि secured by height of movable plant and machinery both present and future located at हाजिरा। सो कुछ एसेट्स आपके ऐसे होंगे जो कि मॉर्गेज में दिए होंगे और जिसमें कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है, सपोजिटली कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है कि उसको आप डिस्क्लोज करो कि आपका कौन कौन सा एसेट्स आपने मॉर्गेज में देके रखा है। सो ये रिक्वायरमेंट होता है, तो ये चीज अगर फाइनेंशियल्स में आ रहा है तो आपको लगता नहीं है कि आपका एक रिक्वायरमेंट होगा कि ये चीज को भी आपको चेक करना है। तो ये आप कैसे चेक करते हो, ये आरओसी के साइट्स में जाके आपको दिखता है, ठीक है, कि कौन कौन से एसेट्स में वो लोग ने चार्ज क्रिएट किया है। अगर आपको दिक्कत आए तो आप कंपनी सेक्रेटरी से आप बात करना, उस क्लाइंट के, उसके पास भी एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें दिखता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट पुराना हो सकता है। सो आप इट्स बेटर कि आप मतलब ऑनलाइन वेबसाइट में जाके चेक करो। सो ये चार्ज चेक करना, तो आप चार्ज क्यों चेक करो, बिकॉज आपको चार्ज में भी ये जो आप ये बैलेंस शीट को सर्टिफाई करोगे या इसका एश्योरेंस दोगे, तो इसमें ये सब फिगर्स का भी ये और ये सब लिटरेचर का भी आपको सर्टिफाई करना पड़ता है कि इसको एश्योरेंस देना पड़ता है कि हाँ ये सब जो बात बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो आपका वो भी रिक्वायरमेंट होता है। तो अब आप समझ रहे हो कि हम कैसे कैसे चीजों को कनेक्ट करते हैं बेसिकली,
ठीक है। सो ये सब मेरा मेजर था कि आप फिजिकल वेरिफिकेशंस को कैसे ये करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ये सब को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब अब मेरा मेजर एक और कुछ और एरियाज है। सो आपने देखा मैं पहले बैलेंस शीट में गया था, बैलेंस शीट में एक नंबर दिख रहा था 2,92,000, ठीक है, 2,92,000। उसके बाद मैंने ये शेड्यूल पे आया, शेड्यूल पे देखा हाँ 2,92,000 है। उसके बाद मैंने फिक्स एसेट रजिस्टर पे गया, जो कि कुछ इस तरीके का था, फिक्स एसेट रजिस्टर, ठीक है। सो अब मेरा एक और रोल है कि ये सारा चीज चेक करने के बाद मैंने शेड्यूल को एफएआर के साथ कंपैरेटिव मतलब कंप्लीटली पूरा पूरा मिला लूं, कि जैसे अगर यहाँ पर ये सपोजिटली ये बिल्डिंग है, सो और ये बिल्डिंग का टोटल ग्रॉस ब्लॉक जैसे कि सपोजिटली यहाँ पर सपोजिटली इक्विपमेंट दिख रहा है 5392। तो यहाँ पर जब मैं एफएआर खोलूं तो इक्विपमेंट्स का जो आइटम वाइज डिटेल्स है, ठीक है, मतलब कि इक्विपमेंट में वॉशिंग मशीन हो सकता है, एयर कंडीशनर हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो उसका आइटम वाइज डिटेल पूरा मेरा, उसका ग्रॉस ब्लॉक का कॉलम, उसका एडिशन का कॉलम, उसका डिप्रिसिएशन का कॉलम, सारा कॉलम्स मैच कर रहे। और ऐसे करके अगर सारा कॉलम्स मैच करेगा तो मतलब आइटम वाइज डिटेल, मतलब द एफएआर शुड टोटली इन टैली विद द एफए शेड्यूल बेसिकली। सो दिस इज वन ऑफ द, वो चीज देखना, बहुत बार ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? जैसे कि मैंने एसएपी में भी बोला था, एक सब लेजर जीएल का कंसेप्ट होता है। और मे बी क्या है कि देखिए, आपने आपने इक्विपमेंट खरीदा, आपने सपोजिटली आप टैली में कर रहे हो, आपने इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दिया सपोजिटली, बट आपने एक्सेल शीट में अपना अपडेट ही नहीं किया कि एक इक्विपमेंट वर्लपूल ये वो, क्योंकि जहां तक मुझे पता था पहले, तो पता नहीं टैली में एफएआर रजिस्टर होता नहीं था, ठीक है। सो वो रजिस्टर में अपडेट ही नहीं हुआ है, सो वो तो मिसमैच करेगा ना। तो आपको फिक्स एसेट रजिस्टर को फिक्स एसेट शेड्यूल के साथ मिलाना है, बट यहां तक ही काम नहीं, मतलब इसमें सारा एक एक वाइज डिटेल्स मैच करेगा। तो ये तो अपने शेड्यूल को एफएआर रजिस्टर से मिलाया। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इज अ डिटेल बेसिकली, कि आइटम वाइज डिटेल है। वो शेड्यूल एक समरी फॉर्म में है, रजिस्टर एक आइटम वाइज डिटेल है, उससे मिलाया। बट वहां तक आपका रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल होता। आपका रिक्वायरमेंट तब फुलफिल होता है कि वो, अब जैसे कि इधर पर जो इक्विपमेंट जो 5392 दिख रहा है और इसमें एडिशन 66 दिख रहा है, और टोटल मिला के इसका ग्रॉस ब्लॉक आज के डेट में 5246 हो रहा है, तो आपका रिक्वायरमेंट तब फुलफिल होता है जब ये वाला चीज एसेट रजिस्टर के साथ में मैच करे, प्लस आपके ट्रायल बैलेंस जो कि ऐसा है जैसा सपोजिटली, तो ट्रायल बैलेंस में भी एक ग्रॉस ब्लॉक, यहाँ पर बिल्डिंग लिखा हुआ, आप इसको इग्नोर करना, और इक्विपमेंट है और उसका भी क्लोजिंग बैलेंस 5392 दिखे, उसी तरह उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी जो वहां पर लिखा हुआ उसके साथ मैच करे, और सेम उसका डिप्रिसिएशन भी फिगर मैच करे। जो जैसे कि यहाँ पर डिप्रिसिएशन अगर सपोजिटली इक्विपमेंट में 593 है, तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन फिगर 593 आना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं कि आप थ्री वे मैच कर रहे हैं बेसिकली, जो थ्री वे मैच बोला जाता है, कि आपने शेड्यूल को एसेट रजिस्टर से मैच करवाया, मतलब एसेट का एक डिटेल से, डिटेल्ड रिपोर्ट से मैच करा, और सिमिलरली ट्रायल बैलेंस से मैच करा। जब आप ट्रायल बैलेंस से मैच कराते हो तो आपने अंडरलाइंग बुक्स ऑफ अकाउंट से चीजों को मैच करवाया है। अब आप आई थिंक आप सोच पा रहे हैं कि हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अभी तक अपने तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अंदर में गया ही नहीं। ये तो आपने बस पेपर देख रहे हो कि आपको एक अकाउंट्स बना के दे दिया, उधर 300 करोड़ है, लेकिन आपका जो अंदर में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो आप टैली में मेंटेन करते हो, एसएपी में मेंटेन करते हो, या कहीं भी मेंटेन करते हो, तो वहां पर भी तो वो फिगर 300 करोड़ दिखना चाहिए। तो ये सब जगह में बहुत बार डिफरेंस आता है। एसेट रजिस्टर शेड्यूल के साथ नहीं मैच करता, या फिर शेड्यूल और एसेट रजिस्टर तो मैच कर रहे हैं, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मैच कर रहता। जनरली हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो फिगर आता है वही लेके चलते हैं, और बहुत बार मतलब अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई चीज दिख रहा है कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट में 90 दिख रहा है, वो अगर रजिस्टर 100 करोड़ का दिखा है, तो कैसे हो सकता है? हमको तो 90 लेके चलना पड़ेगा ना, हम 10 करोड़ को कहाँ दिखाएंगे? मेरा तो बैलेंस शीट फिर मैच नहीं करेगा, बिकॉज ultimately whatever we are publishing or whatever the financial statements we are preparing, it is from the books of accounts, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था, इसको थ्री वे मैच बोलते हैं। उसी तरह जैसे मैं बोल रहा था कि आपने देखा कि एसेट रजिस्टर में सपोजिटली यहाँ पर वर्लपूल मशीन लिखा हुआ है, तो आपने ये वर्लपूल मशीन आपने जाके फिजिकली बोला कि दिखाओ मेरे को वर्लपूल मशीन कहाँ है, ठीक है, और वर्लपूल मशीन कहाँ है, तो आपने देखा, तो वो आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया। सिमिलरली आप ऐसा भी कर सकते हो, आप गए, आप किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हो, जनरली ऑडिटर्स को कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाता है, आपने बोला कि यार ये कॉन्फ्रेंस रूम का ये जो टेबल है, ये टेबल को देखते हैं तो एसेट रजिस्टर में कहाँ है,
और आपने वो एसेट रजिस्टर में जाके चेक किया, ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर एसेट रजिस्टर में ये नंबर है, ये एसेट रजिस्टर में, तो आपने सेटिस्फाई हुआ कि आपने फिजिकली वेरीफाई किया है, ठीक है। सो इसको ये वाला को क्या तो ये भी एक फिजिकल वेरिफिकेशन का पार्ट है। तो इसी को बेसिकली बोलते हैं शीट टू फ्लोर एंड फ्लोर टू शीट एनालिसिस। जो पहला आपने किया था वर्लपूल मशीन को आपने एसेट रजिस्टर में देखा और उसके बाद उसको फिजिकली देखा, तो वो हो गया शीट से देखा और आपने फ्लोर में जाके देखा। और उसी तरह आपने फिर फ्लोर में जो था, अपने फ्लोर में जो था उसको आपने जाके शीट में देखा कि हाँ शीट में भी एसेट रजिस्टर है। सो ये तरीका है। तो बेसिकली ओवरऑल मेरे को यही सब बताना था। आई होप आपको क्लैरिटी मिला हो कि एक एसेट रजिस्टर में आप कैसे परफॉर्म करेंगे। आई माइट बी मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, बट माय ऑब्जेक्टिव वाज लाइक थिंक लाइक एन ऑडिटर। एक ऑडिटर कैसा सोचता है, वो यो क्यों ऐसा ऐसा कर रहा है, वो क्यों ट्रायल बैलेंस से फिक्स एसेट रजिस्टर को मिला रहा है, फिक्स एसेट रजिस्टर से फिक्स एसेट शेड्यूल को मिला रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, वो कैसे सिस्टमेटिकली चीजों को अप्रोच करता है। और आप देखो ये सारा चीज ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप खुद ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। अब आप जाके ना ये वाला पढ़ना, ये जो इंटर का जो बुक है, ठीक है, उसको आप पढ़ना, चैप्टर 9, इधर पर सब कुछ यही सभी बातें लिखा हुआ है, ठीक है, कि टेंजिबल एसेट्स को ऑडिट कैसे करते हैं, यहाँ पर दिखा है। तो हम लोग ने एग्जिस्टेंस चेक किया, जैसे हम लोग बोल रहे थे फिजिकल वेरिफिकेशन करके, ठीक है। हम लोग ने कंप्लीटनेस चेक किया, ओपनिंग एडिशंस, वैल्यू वैल्यू का सारा वैल्यू पॉइंट ऑफ वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज चेक किया। उसी तरह मैंने वैल्यूएशंस भी चेक किया कि सारा डिप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन सारा ठीक से कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं। जैसा इंडियस बोलता है कि जो जो कॉस्ट आना चाहिए वो सब कॉस्ट ही ले रहे हैं, तो कुछ अलग कॉस्ट तो नहीं ले रहे, कुछ एबनॉर्मल कॉस्ट तो नहीं ले रहे, कुछ अगर सेल कर रहे हैं तो वो सब तो नहीं आ रहा है, ये सब है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक किया, जैसे मैंने बोला टाइटल डीड्स हमने चेक किया, और डिस्क्लोजर्स की ऐसा है। अभी अभी जानते हैं आप, ये जो लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, ये जो सीक्वेंस भी है ना, ये भी सीक्वेंस आपको गाइडेंस नोट बोलता है कि आप ऐसे सीक्वेंस में रखो। आप तो चाहे तो बिल्डिंग को ऊपर रख सकते थे, लैंड को नीचे रख सकते थे, प्लांट एंड मशीनरी को ऊपर रख सकते थे, नीचे रख सकते थे, बट ऐसा आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज दिस इज द अप्रोच। ये भी आपको गाइडेंस बोलता है कि ऐसे आपको प्रेजेंटेशन करना है, ऐसे आपको डिस्क्लोजर करना है। तो जो आपका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, या तो वो तो आपको चेक करना ही है। जो आपको क्लाइंट आपको जो जो इंफॉर्मेशन आपसे सर्टिफाई करा रहा है, तो उसको भी आपको चेक कराना है। जैसे कि हाइपोथेटिकल हो गया, ठीक है ना, वो एक चीज था। जो आपसे वो बोल रहा है कि आप जब साइन करोगे तो आप उसको भी कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ ये वाला चीज हाइपोथेटिकल है, इसलिए आप वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो। So this is how we approach. I hope you got an understanding and a clear-cut idea that how to approach an audit of PP. I tried to make it very detailed. Please do like, share, subscribe the channel, and do contribute. Share this video with a lot of people, and वही मतलब do share this video or do contribute, and that's it. We'll meet again, and thank you so much. Thank you.